जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आर.एस. शर्मा की किताब भारत का प्राचीन इतिहास के चैप्टर 3 के अगले टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है साहित्यिक स्रोत। बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 4500 साल पहले भारत के लोग लिखना जानते थे, लेकिन उस समय आज की तरह कागज और पेन नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, वे ताड़ के पत्तों पर या पेड़ों की छाल भोजपत्र पर हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी गई इन्हीं पुरानी किताबों को पांडुलिपि कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि और इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख अभिलेख दोनों इतिहास जानने के मुख्य साधन हैं। तो अब सवाल है कि इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि शिलालेख पत्थर, धातु या दीवार जैसी कठोर सतह पर खोद कर या उकेर कर लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि यह हाथ से लिखा गया दस्तावेज है। इसे ताड़ के पत्तों, हिमालय के भुर्ज, पेड़ की छाल या कागज पर लिखा जाता था। यह जल्दी नष्ट हो जाती है। इसका उपयोग साहित्य, धार्मिक ग्रंथों और कहानियों के लिए होता था। अब इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, यह कठोर सतह पर खुदा हुआ पाठ है। इसे पत्थर, धातु की प्लेटों, पिलर्स या दीवारों पर उकेरा जाता है, गोदा जाता है। यह बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसका उपयोग राजा के आदेशों और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करने के लिए होता था। चूंकि पत्तियां और छाल जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए बहुत पुरानी किताबें तो नष्ट हो गई, लेकिन जो बची हैं वे आज हमारे देश के संग्रहालयों यानी म्यूजियम्स और लाइब्रेरी में संभाल कर रखी है। ये ज़्यादातर कश्मीर, नेपाल और दक्षिण भारत में मिली हैं। जब यह लिखने का तरीका भारत से बाहर मध्य एशिया पहुंचा, तो वहां के लोगों ने भेड़ की चमड़ी और लकड़ी के टुकड़ों पर भी लिखना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि इन किताबों में लिखा क्या था। उस समय की सबसे जरूरी किताबें वेद हैं। इनमें सबसे पहला और पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सिर्फ भगवान के लिए सुंदर प्रार्थनाएं और भजन लिखे गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और नए वेद जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद लिखे गए, तो उनमें प्रार्थनाओं के साथ साथ पूजा पाठ के नियम, जादू टोना, पुरानी कहानियां और ज्ञान विज्ञान की बातें भी जुड़ती चली गई। रामायण, महाभारत और पुराण भी इसी समय के आसपास के समाज की कहानी बताते हैं। इन किताबों में एक गड़बड़ यह भी हुई कि बाद के लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बातें इनके शुरू या आखिरी पन्नों में जोड़ दी, जिसे इतिहासकार प्रक्षेपण यानी प्रक्षेपण कहते हैं। चूंकि वेदों की भाषा बहुत कठिन पुरानी संस्कृत थी, इसलिए आम लोगों को इसे समझाने के लिए गाइड बुक्स लिखी गई, जिन्हें वेदांत कहा गया। इन्हें बहुत छोटे और सीधे नियमों में लिखा जाता था, जिन्हें सूत्र कहते हैं। इनमें शब्दों का सही उच्चारण, शिक्षा, कविता के नियम, छंद और तारों ग्रहों की चाल समझने के लिए खगोल शास्त्र, ज्योतिष जैसे विज्ञान शामिल थे। इसी दौरान आज से करीब 2500 साल पहले पाणिनि नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने संस्कृत भाषा को ठीक से बोलने और लिखने के लिए व्याकरण, ग्रामर की एक प्रसिद्ध किताब लिखी। मजेदार बात यह है कि पाणिनि ने सिर्फ व्याकरण नहीं सिखाया, बल्कि अपनी किताब में उदाहरण देते देते उस समय के लोगों के रहन सहन, उनके धंधे, व्यापार, अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी भी दे दी। माना जाता है कि सन 400 के आसपास तक आते आते महाभारत, रामायण और मुख्य पुराणों को पूरी तरह लिखकर एक जगह इकट्ठा यानी संकलित कर लिया गया था। महाकाव्यों में व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ज्यादा पुराना है, जिसमें ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से लेकर ईसा की 4वीं शताब्दी तक के समाज, राजाओं और परिस्थितियों का हाल मिलता है। शुरुआत में महाभारत का असली नाम जय काव्य था। समझ गए? जय काव्य, जिसका मतलब विजय की कहानी होता है, और इसमें केवल 8800 श्लोक थे। समय के साथ और बाद के लोगों ने इसमें नए नए श्लोक जोड़े, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, और तब इसे भारत
कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें भारत के सबसे पुराने वैदिक कबीलों में से एक भरत वंश की कहानियां शामिल कर दी गई थी। जब अंत में श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गई, तब यह ग्रंथ महाभारत या सतसहस्त्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ होता है 1 लाख। महाभारत महाकाव्य में 1 लाख श्लोक होने के कारण उसे सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इस पूरे ग्रंथ में कहानियां, समाज का वर्णन और अच्छी बातें सिखाने वाले उपदेश जैसे भगवत गीता भी शामिल है। कौरवों और पांडवों के युद्ध की मुख्य कथा उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हो सकती है, जबकि कहानियों वाला हिस्सा उसके बाद के काल का और उपदेशों वाला हिस्सा बहुत बाद के मौर्य और गुप्त काल का माना जाता है। दूसरी तरफ वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मूल रूप से सिर्फ 6000 श्लोक शामिल थे, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 12000 किया गया और अंत में यह संख्या बढ़कर 24000 तक आ गई। वैसे तो रामायण महाभारत की तुलना में ज्यादा आपस में बंधी हुई और सुगठित है, लेकिन इसके बाद भी उपदेश देने वाले हिस्से बाद में अलग से जोड़े गए थे। रामायण को लिखने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जिसके बाद यह कुल 5 चरणों से होकर गुजरी और इसका 5वां व आखिरी चरण 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे ग्रंथ की रचना महाभारत के बाद पूरी हुई दिखाई देती है। क्या आपको बात समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके समझेंगे। इसके आगे के हिस्से में उत्तर वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलापों और नियमों के बहुत बड़े संग्रह के बारे में बताया गया है। उस समय स्रोत सूत्रों के नियमों के आधार पर राजकुमारों और समाज के ऊंचे वर्णों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए भव्य और बड़े शाही राज्याभिषेक, राजगद्दी पर बैठाने के समारोह आयोजित किए जाते थे। वहीं दूसरी ओर गृहसूत्र नाम की किताबों के अनुसार आम लोगों के जीवन से जुड़े जरूरी काम जैसे जन्म, नामांकन, जनेऊ, उपनयन संस्कार, विवाह और अंतिम संस्कार पूरे किए जाते थे। स्रोत सूत्र इसमें उन बड़े और सार्वजनिक यज्ञों जैसे अश्वमेध, राजसूय के नियम हैं जो राजा या पूरे समाज के लिए होते थे। गृहसूत्र इसमें आम इंसान के घरेलू नियमों, संस्कारों जैसे जन्म, मुंडन, विवाह, अंतिम संस्कार और रोज के छोटे यज्ञों के नियम शामिल होते हैं। क्लियर? इन स्रोत सूत्र और गृहसूत्र दोनों का समय ईसा पूर्व 600 से 300 तक का माना जाता है। इसी के साथ शूल्व सूत्रों का भी जिक्र आता है, जिसमें देवताओं को बलि देने वाले स्थान, यज्ञ वेदी को नापने और उसे बनाने के अलग अलग मापों के बारे में बताया गया है। ये नियम भारत में ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और गणित के अध्ययन की शुरुआती समझ को दर्शाते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की जानकारी कुछ इस प्रकार है। इन ग्रंथों में उस समय के असली ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं के साफ साफ उल्लेख मिलते हैं, जिससे इतिहास को समझने में बड़ी मदद मिलती है। यानी कि यह बेहद जरूरी है इतिहास को समझने के लिए। सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो उस समय मगध या दक्षिण बिहार के इलाके में बोली जाती थी, और यह भाषा मुख्य रूप से आम लोगों की बोलचाल वाली प्राकृत भाषा का ही एक रूप थी। बाद में आगे चलकर इन सभी ग्रंथों का अंतिम रूप में संकलन पूरा किया गया। प्राचीन भारत के इतिहास को गहराई से जानने और समझने के लिए बौद्ध और जैन ग्रंथों के साथ साथ उस समय के कानूनी और राजनीतिक दस्तावेजों का अध्ययन करना बेहद जरूरी माना जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे शुरुआती और प्रामाणिक ग्रंथ मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। यह पाली भाषा कोई कठिन साहित्यिक भाषा नहीं थी, बल्कि उस दौर के मगध साम्राज्य, जिसे आज हम दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं, वहां के रहने वाले आम नागरिकों की रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा थी। वास्तव में यह भाषा उस समय प्रचलित प्राकृत भाषा का ही एक सुधरा और बदला हुआ रूप था, ताकि बुद्ध के संदेशों को हर साधारण व्यक्ति आसानी से समझ सके। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भारत में दिए थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके धर्म, नियमों, शिक्षाओं और विचारों को पूरी तरह व्यवस्थित करके
एक अंतिम पुस्तक के रूप में संकलन करने का काम ईसा पूर्व पहली शताब्दी में भारत से दूर श्रीलंका की धरती पर जाकर पूरा हुआ था। यह पूरा धार्मिक साहित्य न केवल हमें महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत आध्यात्मिक सफर, उनके महान विचारों और उनके द्वारा दिखाए गए कल्याणकारी मार्ग के बारे में विस्तार से बताता है, बल्कि यह उस कालखंड के भारतीय शासन, यानी उनको तो बताता ही है, उसके साथ साथ उस कालखंड के भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था की एक बिल्कुल सच्ची और जीवंत तस्वीर भी हमारे सामने पेश करता है। इन पवित्र ग्रंथों के पन्नों को पलटकर हमें मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्रों पर राज करने वाले इन राजाओं, रानियों और शाही राजवंशों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में ऐसी अनोखी और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। ये राजा और उनके परिवार महात्मा बुद्ध के ही समय में जीवित थे, इसलिए उन ग्रंथों के माध्यम से हमें यह साफ साफ पता चलता है कि उस जमाने में राजा अपनी प्रजा पर किस तरह शासन करते थे, उनका आपस में कैसा व्यवहार था और उस दौर का आम मानव समाज किन नियमों और परंपराओं के आधार पर अपनी जिंदगी बिताता था, जीता था। बौद्ध साहित्य के इस पूरे भंडार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, रोचक और ध्यान खींचने वाला हिस्सा महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई अद्भुत कहानियां हैं, जिन्हें हम और आप जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। यहाँ जातक का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लिया हुआ या उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म और परंपराओं में ऐसी गहरी मान्यता चली आ रही है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के रूप में अपना आखिरी और अंतिम मानव जन्म लेने से पहले वे इस धरती पर 550 से भी ज्यादा बार अलग अलग रूपों में पैदा हो चुके थे। अपने इन पिछले तमाम जन्मों के दौरान उन्होंने केवल मनुष्य के रूप में ही अवतार नहीं लिया, बल्कि कई बार वे अलग अलग पशु पक्षियों के रूप में भी इस संसार में आए थे और हर बार उन्होंने लोक कल्याण के लिए काम किया था। ये जातक कथाएं शुरुआत में कोई लिखित धार्मिक नियम नहीं थी, बल्कि ये उस समय के आम लोगों के बीच सदियों से सुनी और सुनाई जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय और मनोरंजन से भरपूर लोक कथाएं थीं, जिन्हें आगे चलकर बौद्ध विद्वानों द्वारा बहुत आदर के साथ उनके पवित्र ग्रंथों में शामिल किया गया था, यानी किया गया। ये सारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ये ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के बीच के प्राचीन भारतीय समाज के रहन सहन, काम धंधों और आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों पर बहुत ही गहरा और साफ प्रकाश डालती है। उस दौर में लोग व्यापार कैसे करते थे, समाज में अमीरों और गरीबों का जीवन कैसा था और लोगों की सोच कैसी थी, यह सब इन कहानियों को पढ़कर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। इसके साथ ही यह अनोखा साहित्य हमें उस पुराने कालखंड की बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं, राजाओं के आपसी रिश्ते, युद्धों और शासन करने के तरीकों को एक बिल्कुल सही और सटीक नजरिए से समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया माध्यम और ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है, जिससे प्राचीन भारत का इतिहास हमारे सामने एकदम जीवंत हो उठता है। बौद्ध ग्रंथों की तरह ही जैन ग्रंथ भी इतिहास को जानने के बड़े साधन हैं। जैन ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे थे और बहुत लंबे समय बाद ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर इन्हें अंतिम रूप से संकलित यानी इकट्ठा किया गया था। इन जैन ग्रंथों में ऐसे कई ऐतिहासिक अंश मौजूद हैं जो महावीर स्वामी के समय के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को आपस में जोड़ने और उसे फिर से तैयार करने में इतिहासकारों की मदद करते हैं। इन ग्रंथों की एक खास विशेषता ये है कि इनमें उस दौर के व्यापार, व्यापारिक मार्गों और व्यापारियों के जीवन का बार बार और बहुत गहराई से जिक्र आता है, जिससे पता चलता है कि उस समय का आर्थिक ढांचा कैसा था। धार्मिक ग्रंथों से अलग हमारे पास
प्राचीन भारत का एक बहुत ही बड़ा धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी मौजूद है, जिसे सामाजिक विधान या कानून के ग्रंथ कहा जाता है। इस श्रेणी में मुख्य रूप से धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ आते थे, इस श्रेणी में, जिन्हें संयुक्त रूप से धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर इनके समय की बात करें तो धर्मसूत्रों का संकलन ईसा पूर्व 500 से ईसा पूर्व 200 के बीच किया गया था, जबकि प्रमुख स्मृतियों को ईसा की शुरुआती 6 शताब्दियों के दौरान संहिताबद्ध यानी व्यवस्थित रूप से लिखा गया था। इन ग्रंथों का मुख्य काम समाज को चलाना था, इसलिए इनमें समाज के अलग अलग वर्णों के कर्तव्यों को तय किया गया था। इसके साथ ही राजाओं को अपनी प्रजा की प्रगति कैसे काम करनी है, राजाओं के जनता के प्रति कैसे काम करनी है, उनके अधिकारों के क्या नियम होंगे, इसका पूरा निर्धारण इसमें ही मिलता है। रोजमर्रा के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए इनमें विवाह के अलग अलग नियमों, संपत्ति को अपने पास रखने, उसे बेचने और उसे पुश्तैनी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के कड़े कानून कायदे बनाए गए थे। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए चोरी, शारीरिक हमला, हत्या या व्यभिचार जैसे गंभीर अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार के कड़े दंड और सजा का प्रावधान भी इन स्मृति ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया था। इसी धर्मनिरपेक्ष और कानूनी साहित्य की कड़ी में कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राजनीति और कानून की सबसे महान पुस्तक मानी जाती है। यह पूरी पुस्तक कुल 15 बड़े खंडों में बटी हुई है, जिसमें से खंड संख्या 2 और 3 को सबसे ज्यादा पुराना और प्राचीन माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस ग्रंथ के कुछ हिस्सों को अलग अलग कालखंड में कई विद्वानों द्वारा भी लिखा या जोड़ा गया प्रतीत होता है। हालांकि इस पूरे ग्रंथ को अपना अंतिम रूप ईसवी सन की शुरुआत में मिला था, लेकिन इसके जो शुरुआती और मूल हिस्से हैं वे हमें सीधे मौर्य काल के समाज, वहां की शासन व्यवस्था और पूरी अर्थव्यवस्था की सबसे सटीक और सजीव स्थिति से रूबरू कराते हैं। यही कारण है कि यह पुस्तक आज भी प्राचीन भारतीय राजनीति, कूटनीति और देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए इतिहासकारों के पास सबसे प्रामाणिक और समृद्ध सामग्री मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य के शुरू होने से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें जनपद कहा जाता था। इन राज्यों के बारे में सबसे सच्ची और गहरी जानकारी हमें महर्षि पाणिनि की व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी से मिलती है, जो किसी और किताब में नहीं मिलती। इसके बाद लगभग 150 ईसा पूर्व यानी 150 BCE में पतंजलि नाम के एक बड़े विद्वान ने पाणिनि की इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए एक नई किताब लिखी, जिसे महाभाष्य कहते हैं। पतंजलि के इस किताब को पढ़कर इतिहासकारों को मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद के भारत के समाज और राजनीति के बारे में बहुत सी कीमती बातें पता चलती हैं। व्याकरण की किताबों के अलावा अगर हम प्राचीन भारत की कहानियों और नाटकों को देखें तो भास, शूद्रक, कालिदास और बाण भट्ट जैसे कई बड़े लेखकों ने बहुत शानदार किताबें लिखी हैं। ये किताबें सिर्फ पढ़ने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि इन्हें लिखने वाले लेखकों ने अपनी कहानियों में अपने समय के समाज और लोगों के जीवन का बिल्कुल असली रूप दिखाया है। उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास ने बहुत से नाटक लिखे, जिनमें से अभिज्ञान शकुंतलम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कालिदास जैसे महान लेखकों की इन किताबों को पढ़कर हमें आसानी से पता चल जाता है कि गुप्त वंश के समय लोगों का रहन सहन, उनका समाज और उनकी संस्कृति कैसी थी। उत्तर भारत की संस्कृति किताबों के अलावा अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखें तो वहाँ संगम साहित्य नाम का एक बहुत बड़ा कविताओं का खजाना मिलता है। ये तमिल भाषा की सबसे पुरानी किताबें हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के राजाओं और बड़े नेताओं की देखरेख में कवियों और विद्वानों की बड़ी बड़ी सभाएं यानी कॉलेज या एकेडमियां होती थी। तमिल भाषा में इन सभाओं को ही संगम कहा जाता है और इन सभाओं में मिलकर लिखी गई कविताओं को संगम साहित्य नाम दिया गया। बहुत से कवियों ने मिलकर करीब
300-400 सालों में ये कविताएं लिखी थीं। इतिहासकारों का मानना है कि यह पूरा साहित्य मोटे तौर पर ईसा की शुरुआती 4 सदियों के बीच लिखा गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से पूरा होने में 6ठी शताब्दी तक का समय लग गया था। अगर हम संगम साहित्य के अंदर की लिखावट और उसकी कविताओं को बांटने के तरीके को देखें तो इसमें एटट्टुटोकोई नाम का एक मुख्य हिस्सा है। इस एटट्टुकोई का मतलब होता है 8 किताबों का समूह। इसके अंदर 8 बड़े महाकाव्य या काव्य संग्रह संकलन शामिल किए गए हैं, जिनमें सब मिलाकर लगभग 30,000 लाइनों यानी पंक्तियों की बहुत बड़ी बड़ी कविताएं मौजूद हैं। इन सभी हजारों कविताओं को एक खास तरीके से सजाया गया है। इन्हें 100 कविताओं के ग्रुप में इकट्ठा किया गया है। उदाहरण के लिए इसका सबसे प्रसिद्ध संग्रह है जिसका नाम है पुरानानुरु। तमिल भाषा में पुरानानुरु का सीधा मतलब होता है बाहर की 400 कविताएं, यानी इसमें देश, समाज और राजाओं के बाहरी जीवन जैसे युद्ध और वीरता की कहानी पर लिखी गई ये 400 कविताएं शामिल हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम पूरे संगम साहित्य की मुख्य बातों या विषयों को देखें तो इसे मुख्य रूप से 2 बहुत बड़े भागों या समूहों में बांटकर समझा जा सकता है। इसमें से जो पहला भाग है उसे पक्तिनेनकील कड़क्कू कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है 18 निचले संकलन यानी 18 छोटी किताबों का समूह। इसका जो दूसरा भाग है उसे पटट्टुटाप्टू ऐसे कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 10 लंबे गाने यानी 10 बड़ी कविताओं का समूह। जरा इसको सर्च कर लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू। अब इन दोनों भागों में से जो पहले वाला भाग है यानी पक्तिनेनकील कड़क्कू 18 छोटी किताबों का समूह, उसे लिखने के तरीके, उसकी भाषा और उसके स्वभाव के आधार पर दूसरा भाग पाटट्टू कहते हैं इसे, से बहुत ज्यादा पुराना और प्राचीन माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह हिस्सा बहुत पहले लिखा गया था। यही वजह है कि आज के इतिहासकारों की नज़र में इस पहले भाग की कीमत, ऐतिहासिक महत्व और इसकी सच्चाई, प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा है। वे इसे इतिहास जानने का एक बेहद पक्का जरिया मानते हैं। हालांकि संगम काल की इन किताबों में इतिहास से जुड़ी जानकारियों की बहुत सी परतें, अलग अलग बातें छिपी हुई हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ उनके लिखने के स्टाइल, शैली या उनमें दी गई कहानियों को देखकर ही हम आंख बंद करके इतिहास की किसी भी बात को सच नहीं मान सकते। जैसा कि आज के आधुनिक इतिहासकारों ने बाद में अपनी रिसर्च में साफ साफ दिखाया है, इन पुरानी तमिल किताबों को हम तभी सही तरीके से समझ सकते हैं और उनका सही विश्लेषण कर सकते हैं जब हम यह देखें कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत का समाज समय के साथ धीरे धीरे यानी क्रमिक रूप से कैसे बदला, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे आगे बढ़ा और वे विकास के किन किन चरणों से होकर गुजरे। सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण भारत के ये संगम ग्रंथ उत्तर भारत में लिखे गए पुराने वैदिक ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद से बिल्कुल अलग किस्म के हैं। इनका आपस में कोई मुकाबला या समानता नहीं है और विशेष रूप से ऋग्वेद के साथ तो इनका कोई मेल बैठता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की सोच और लिखने का मकसद एकदम अलग है। समझे? इन तमिल किताबों को हम किसी भी तरह से धार्मिक साहित्य या पूजा पाठ की किताबें नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें लिखने का उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति सिखाना, धार्मिक रीति रिवाज बताना, यज्ञ कराना या पूजा विधि समझाना बिल्कुल भी नहीं था। इसके बिल्कुल अपोजिट, उलट, इन ग्रंथों में उस जमाने के कवियों द्वारा लिखी गई छोटी और बड़ी कविताओं का एक बहुत बड़ा खजाना मिलता है। इन कविताओं में अलग अलग नायकों यानी हीरो और नायिकाओं यानी कि हीरोइन की तारीफ की गई है, जिनमें से कुछ पात्र पूरी तरह काल्पनिक सोचे हुए हैं तो कुछ बिल्कुल असली और वास्तविक हैं।
अपनी इसी खूबी के कारण ये कविताएं अपने मूल रूप में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर थीं, जिनका किसी खास धर्म या संप्रदाय से कोई सीधा लेना देना नहीं था। ये कविताएं कोई ऐसी वैसी या पुराने जमाने के आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले सीधे साधे लोकगीत नहीं थे, बल्कि इन्हें लिखने में बहुत ही ऊंचे स्तर की कला, बेहतरीन व्याकरण और बहुत ही सुंदर भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया था, जो यह दिखाता है कि उस समय तमिल भाषा कितनी विकसित हो चुकी थी। इस बात को दर्शाता है उसका लिखावट, उसकी शैली, उसके व्याकरण। इस साहित्य के अंदर हमें बहुत सी कविताएं पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें उस दौर के महान और बहादुर योद्धाओं, किसी कबीले के मुख्य चौधरियों, प्रमुखों या फिर किसी क्षेत्र पर राज करने वाले असली राजाओं के नामों का बिल्कुल साफ साफ जिक्र मिलता है। कवियों ने इन कविताओं में राजाओं और योद्धाओं द्वारा लड़ी गई बड़ी बड़ी लड़ाइयों, उनके सैन्य कारनामों और युद्ध के मैदान में दिखाए गए उनके पराक्रम का बहुत ही बारीक और सजीव वर्णन किया गया है, मानो सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो। इसके साथ ही इन कविताओं में एक और बात की बहुत खुले दिल से तारीफ की गई है कि जब कोई राजा युद्ध जीतकर वापस लौटता था तो वह खुश होकर अपनी तारीफ करने वाले कवियों को और अपनी जान पर खेल कर लड़ाई जीतने वाले बहादुर सैनिकों, जवानों को बड़े बड़े कीमती उपहार जैसे सैकड़ों गाय और सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं दान में दिया करता था। कवियों ने राजाओं की इसी दानवीरता को अपनी कविताओं में बहुत ही सुंदर तरीके से संयोजा है, परखा है, रखा है। अगर हम इतिहास के अनुमानों और उस समय की परिस्थितियों को देखें तो यह साफ साफ पता चलता है कि वीरता से भरी ये कविताएं प्राचीन काल में राजाओं के बड़े बड़े राज दरबारों में बहुत ही सम्मान और गर्व के साथ सबके सामने पढ़ी और गाकर सुनाई जाती होंगी। आज के बड़े विद्वान और इतिहासकार इन तमिल कविताओं की तुलना बहुत पुराने समय के यूनान यानी ग्रीस देश के होमरिक युग की मशहूर कविताओं से करते हैं। होमरिक युग का मतलब क्या होता है? होमरिक युग का मतलब है वह समय जब यूनान के महान अंधे कवि होमर ने इलियड और ओडिसी नाम के दो महाकाव्य लिखे थे। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा यह तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि जिस तरह यूनानी कवि होमर की कविताओं में बहादुर योद्धाओं की ताकत, उनके आत्मसम्मान और भयानक युद्धों के मैदानों का बिल्कुल सजीव वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही सजीव और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन हमें दक्षिण भारत की इन तमिल संगम कविताओं में भी देखने को मिलता है। दोनों ही जगह योद्धाओं और उनकी लड़ाइयों को बहुत महत्व दिया गया है। ये जो ओडिसी या बैलेट की बात की गई, इंग्लिश लिटरेचर में हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक पेच में है। अगर हम बिल्कुल पक्के इतिहास के नजरिए से देखें या फिर पुरानी घटनाओं की सही सही तारीखें, तिथियां तय करने की बात करें तो इन संगम ग्रंथों का इस्तेमाल करना इतिहासकारों के लिए उतना आसान नहीं होता और ना ही ये इस काम में पूरी तरह मददगार साबित होते हैं। इसका कारण यह है कि इन कविताओं में जिन राजाओं के नाम, उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, शीर्षक, उनके खानदान, राजवंश, इनके इलाके, प्रदेश और उनके बीच होने वाली खूनी लड़ाइयों, युद्ध का जो जिक्र मिलता है वह हिस्सा आंशिक रूप से ही सच हो सकता है। इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। आंशिक रूप का मतलब यह है कि वह बातें केवल कुछ हद तक ही पूरी तरह सच हो सकती हैं, 100% नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन कवियों को पालने वाले और उन्हें पैसा देने वाले आश्रयदाता खुद वे राजा ही थे और उन राजाओं को खुश करने के लिए तथा उनसे भारी भरकम इनाम पाने के लिए कवियों ने कई जगहों पर अतिशयोक्ति का सहारा लिया था, यानी राजाओं की तारीफ में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया था, लिख दिया था। इन सब कमियों के होने के बावजूद हम संगम साहित्य के महत्व को कम नहीं आंक सकते। इस पूरे विशाल साहित्य में विशेषकर ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी के दौरान लिखे गए हिस्सों में दान देने वाले बड़े बड़े राजाओं और शासकों के रूप में
कुछ खास राजाओं के नाम बिल्कुल साफ साफ लिखे मिलते हैं। ये राजा सुदूर दक्षिण के प्रसिद्ध चेरा राजवंश के थे। इन राजाओं के ये नाम और उनके काम पूरी तरह से सच्चे पाए गए हैं। यही कारण है कि इतिहास की नजर में ये उल्लेख दक्षिण भारत के सबसे शुरुआती राजकाज, वहां के राजाओं और शुरुआती राजनीतिक व्यवस्था ढांचे को समझाने के लिए आज के समय में सबसे मजबूत, पक्की और सच्ची ऐतिहासिक कड़ी माने जाते हैं। इनके बिना हम दक्षिण के पुराने इतिहास की कल्पना भी नहीं कर सकते। दक्षिण भारत की पुरानी तमिल किताबों, संगम ग्रंथों में समुद्र के किनारे बसे कई बड़े शहरों और बाजारों का जिक्र भी मिलता है। इनमें से एक बहुत मशहूर शहर था कावेरी पत्तनम। यह शहर सिर्फ किताबों की कहानियों में नहीं था, बल्कि जब इतिहासकारों ने उस जगह पर जमीन की खुदाई की तो उन्हें पुरानी चीजें मिली, जिससे यह पक्का साबित हो गया कि वहां सचमुच एक बहुत बड़ा और अमीर शहर बसा हुआ था। इन किताबों को पढ़ने से एक बहुत मजेदार बात पता चलती है कि उस जमाने में यमन, ठीक है, यानी रोम और यूनान जैसे देशों के विदेशी लोग खुद अपने बड़े बड़े पानी के जहाजों में बैठकर भारत के इन किनारों पर व्यापार करने आते थे। उन विदेशी लोगों को भारत की काली मिर्च बहुत पसंद थी। वे भारत से काली मिर्च खरीदने के लिए बदले में भारी मात्रा में सोने के सिक्के देकर जाते थे। इसके अलावा वे जहाजों में अपने साथ विदेशों की बढ़िया शराब और वहां की दासियां नौकरानियां भी लाते थे, जिन्हें वे यहाँ के राजाओं और अमीर लोगों को बेच दिया करते थे। इस व्यापार की बात सिर्फ भारत की किताबों में ही नहीं लिखी गई है, बल्कि रोम और यूनान के पुराने लेखकों ने भी अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि वे भारत से बहुत सारा मसाला और काली मिर्च मंगाते थे, लाते थे। इसके अलावा जब भारत के समुद्र तटीय इलाकों में खुदाई की गई तो वहां जमीन के नीचे से रोम देश के सोने के सिक्के और उनके अजीबोगरीब बर्तन मिले। इससे यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यह विदेशी व्यापार 100% सच था। सरल शब्दों में कहें तो आज से लगभग 2000 साल पहले तमिलनाडु के समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, उनका कामकाज कैसा था और वे कैसे पैसे कमाते थे, यह सब जानने के लिए संगम साहित्य सबसे बढ़िया जरिया है। इन किताबों में व्यापार के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं, वे विदेशों की पुरानी किताबों और जमीन से निकली चीजों से पूरी तरह सच साबित होती है। साहित्यिक स्रोत का विस्तार से मैंने व्याख्या कर दिया, आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हुआ और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप उसे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, ताकि आपको उस वर्ड से और उस साहित्य की जो हिस्से का जो विशेष नाम था उसका आपका सही सबूत या फिर सही नाम या कैसे उच्चारण करते हैं इस बात की जानकारी आप हासिल कर सकें। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है तो उसे धीरे धीरे करके हम समझेंगे, बहुत ही छोटे छोटे भाग में बांट कर समझेंगे ताकि इस चैप्टर को हम विस्तार से समझ सकें। इफ you like this video then we will meet you soon in next video। आज के लिए जय हिंद, क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे, इनकलाब जिंदाबाद।